सबसे पहले इस सेमिनार को कराने के लिए एमएनआर सर, रितु जी और ये जो इक्वल राइट की पूरी टीम है, उनका बहुत-बहुत बधाई कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ईश्वर की कृपा से मुझे लगता है कि 10 दिसंबर से हम लोग अ, सेमिनार का दौर ये चल रहा है और ये बहुत अच्छा है। छोटे-छोटे गैदरिंग में हम लोग अपनी बातों को रखें और ये विमर्श ही आगे का रास्ता खोलता है, तो इसलिए विमर्श चलते रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है वक्त पे बहुत बोला जा चुका है। एमएनआर सर भी बैठे हैं और शिल्पी जी इतिहास बता चुके हैं। मधु दीदी उसका जो रिलीजियस पक्ष है, मजहबी पक्ष है, वो बता चुकी हैं। मैं पॉलिटिकल पक्ष बताना चाहूँगा। मैं क्योंकि पत्रकार हूँ, रिलीजियस का जानकार ज़्यादा नहीं हूँ, तो मैं पॉलिटिकल पक्ष बताना चाहूँगा। और पॉलिटिकल पक्ष ये कि इस समय जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसके पीछे कारण क्या है? और इस कारण को अगर हम समझना होगा तो हमको नरेंद्र मोदी जी की पूरी राजनीति को स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा, कि क्या कारण है जिसके कारण अमेंडमेंट बिल वो लेकर आए हैं और वो किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के मुख्यमंत्री काल से लेकर अब तक का अगर हम अध्ययन करें तो एक पूरा एक आपको मोडस ऑपरेंडी, एज ए क्राइम रिपोर्टर हम क्रिमिनल्स के मोडस ऑपरेंडी पे लिखते थे हमेशा, तो ये मोडस ऑपरेंडी जो है उनका, उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं एक डाटा रख देता हूँ, वामसी पोर्टल जो है भारत सरकार का, उसके अनुसार कि देश के सभी जो 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें वक्फ के 32 बोर्ड हैं और उसका जो रिपोर्ट है वो है 8.72 लाख संपत्ति वक्फ की है और इसमें 38 लाख एकड़ जो है अधिक भूभाग कवर करती है। यानी जो अमित शाह जी ने कहा था, देश के गृह मंत्री ने, 38 लाख एकड़ भूभाग वक्फ के अंदर है और इसमें से 8.72 लाख संपत्ति में से 4 लाख जो है उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ है, वक्फ डायरेक्ट उसको उपयोग कर रहा है और शेष जो वक्फ संपत्ति है उसका स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज जो हैं वो एसआई पोर्टल पे करीब 9,280 मामलों के लिए अपलोड किए गए हैं। तो वक्फ के लिए जो इनका जो वामसी पोर्टल का ये डाटा है वो ये कहता है कि मोदी सरकार के दौरान भारत वक्फ के अधीन ज्यादा हुआ है। 2013 के बाद वक्फ के अधीन ज्यादा हुआ है और इसलिए जो उनका कहना था कि 2013 का कानून का ये जो है दुष्प्रभाव दिखा है जिसके कारण वक्फ लैंड ज्यादा हुआ है। इसी इनका जो ये कहना है ये इनके दोहरे चरित्र को बहुत अच्छे से दिखाता है। 2013 के लॉ को पास करने में अभी का तो विपक्ष चलिए विरोध भी कर रहा है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा सब विरोध कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इन भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था और उस 2013 के कानून में कांग्रेस जितनी गुनाहगार है, भाजपा उतनी ही गुनाहगार है। एज ए विपक्ष वो हिंदू को एड्रेस करते हुए भी इसका विरोध कर सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि 2009 के अपने पॉलिटिकल घोषणा पत्र में, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, उसमें अगर आप देखेंगे तो मुस्लिमों से एक वादा कर रहे हैं। वो वादा कर रहे हैं कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को जो अवैध कब्जा है उससे मुक्त कराएंगे। किससे अवैध कब्जा है? हिंदुओं से अवैध कब्जा है? किससे अवैध कब्जा है? ये वो 2009 के अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदू नहीं पढ़ पाया घोषणा पत्र और इसको उन्होंने पूर्ति किया। 2009 में अडवाणी जी नहीं बने तो पूर्ति उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर किया 2013 में। और अगर आप देखेंगे तो 2013 तक 21 लाख जो एकड़ जमीन था, उस 18 लाख एकड़ जमीन था और उनके बाद 21 लाख एकड़ पे वक्फ का पूरा कब्जा, और सिर्फ कब्जा हुआ नहीं, उसको इन्होंने लीगलाइज किया। इसकी उन्होंने घोषणा की कि हम इसको डिजिटलाइज कर रहे हैं। डिजिटलाइज मतलब है कि मेरे और आपके बीच विवाद है, उस विवाद में एक पक्ष जब डिजिटलाइज हो गया, कागज सही हो गया, अगर इनके पक्ष में चली गई प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी उनकी हो गई। अब 21 लाख एकड़ जमीन वक्फ को देकर अपने कार्यकाल में, यानी 39 लाख एकड़ जमीन करके, अब यह अमेंडमेंट का ये नाटक क्यों? ये सवाल उठता है कि इतना बड़ा लैंड देकर अगर उनको हिंदू हित की चिंता होती या वक्फ का जो कब्जा है उसकी चिंता होती तो 2013 के बाद उनकी सरकार 282 सीट लेकर आई, तब करते। वो कह रहे हैं राज्यसभा में बहुमत नहीं था, पर आपने तो कई संविधान संशोधन कर लिए। SC ST एक्ट पर आपने संविधान संशोधन कर लिए, ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए आपने, तो आप ये झूठ बोल रहे हो। फिर उसके बाद 2019 में 303 आपकी सीट आई है, तब भी आप नहीं कर रहे हो। तो ये आप किसके लिए कर रहे हो और ये किसको धोखा दे रहे हो? ये कुछ पॉइंट में हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर इस संशोधन में भी आप देखिएगा तो जो हमारे अटॉर्नी जनरल है तुषार मेहता, वो मोदी सरकार के
दोहरेपन को कोर्ट में एक्सपोज करते हैं। तुषार मेहता से जब कोर्ट बड़ा जिरह करने लगा वक्फ बाय यूजर को लेके, तो तुषार मेहता खड़े होते हैं और वो साफ कहते हैं कि वक्फ बाय यूजर को हमने पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। लेकिन उससे पहले सारे मीडिया में अगर आप देखेंगे, टेलीविजन चैनल्स हो, अखबार हो, आप देखिए कि वक्फ बाय यूजर को मोदी जी ने खत्म किया, मोदी सरकार ने खत्म किया, यही लिखा गया सब जगह। आप सब देखो इसको। लेकिन कोर्ट में, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को देखना चाहिए हमेशा। मीडिया पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, मैं मीडिया में रहा हूं, 2002 से हूं। उसमें वो जब कहते हैं कि हम वक्फ बाय यूजर को हमने खत्म नहीं किया है पूरी तरह से, तो फिर यहाँ दो पक्ष उभरते हैं। पहला पक्ष उभरता है सरकार का पक्ष, दूसरा पक्ष उभरता है वह जो प्राइवेट हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर जो वक्फ ने कब्जा किया है वो पक्ष उभरता है। तो सरकार ने वक्फ बाय यूजर से सिर्फ अपने लैंड बचाए थे, वो आपके लैंड नहीं बचाए थे। ये बात तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है। तो हिंदू क्यों नाच रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने सिर्फ अपने लैंड बचाए हैं, सरकार के लैंड बचाए। आपके लैंड पे यदि वक्फ बाय यूजर में कि उनका बाप दादा ने कब्जा किया हुआ है, अब जैसे मेरे परदादा थे, मैं आपको एक कहानी बताऊं कि मेरे जो परदादा थे, तो गांव में उस समय जो है एक भी मुस्लिम नहीं थे, पर एक मास्टर साहब आए, तो उन्होंने कहा कि मेरे परदादा, अब भूमिहार जाति में जमीन बहुत होती है, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए एक लैंड दे दीजिए। तो मस्जिद के लिए दे दिया, गांव का पहला मस्जिद मेरे लैंड में है, आप ये समझिए। लेकिन अब उसका कोई कागज तो है नहीं, बना नहीं है। मैं चाहूंगा तो वो मस्जिद नहीं खाली करा सकता, लेकिन सरकार चाहेगी तो सरकार के किसी स्कूल पे या उसके सड़क किनारे कोई मस्जिद है वो इससे खाली करा सकती है। इसलिए वक्फ बाय यूजर को बिल्कुल दो हिस्से में हिंदू पढ़े। सरकार ने अपने हिस्से बचाए हैं, आपके हिस्सों को नहीं बचाया है, ये तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कह दिया है। दूसरा, उन्होंने कहा कि दो गैर मुस्लिम इसमें रहेंगे, जिस पर अभी जो रोक लगा हुआ है, आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। दो गैर मुस्लिम और सीएजी रिपोर्ट, ये कह के सरकार, अगर आप ध्यान से देखो तो वक्फ में सरकार खुद घुस गई है। पहले वक्फ किसके था, किसी, आप समझिए कि कोई वक्फ प्रॉपर्टी किसी मुस्लिम का है या किसी मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी में है, वहां अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आपको अपना बिजनेस ओपन करना है, खड़ा करना है, तो क्या आप वो लैंड ले सकते थे? सिंपल सी सवाल का आप जवाब दीजिए, आप ले सकते थे। लेकिन अब सरकार आपका लेके आप इनको दे सकती है। अब सरकार एक पार्टी हो गई है। अब नरेंद्र मोदी सरकार का अगर आप देखेंगे क्रम वाइज देखिए, तो जमीन को लेके उनकी भूख बहुत ज्यादा है। इस ध्यान को आप देखिए, जब वो 2014 में आते हैं तो वो भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आते हैं और पूरे देश में बवाल मचता है। वो भूमि का अधिग्रहण करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते। दूसरा, जब आते हैं फिर वो एग्रीकल्चर जो कृषि कानून लेके आते हैं, वहां भी वो भूमि ग्रैब करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। अब ये जो तीसरा पैटर्न है, ये भी भूमि ग्रैब का है। अब इसमें हम लोग कई बार क्या है कि मुस्लिम के प्रति और हिंदू के प्रति सोच के वो पोर्शन हम जो है नहीं देख पाते जो है असल में। तो ये लैंड वो किसके लिए लेना चाहते हैं, सवाल है, ये लैंड वो किसके लिए लेना चाहते हैं। ये पैटर्न हमको एक मॉडस ऑपरेंडी डायरेक्ट दिख रहा है कि मोदी सरकार आते ही सबसे पहले वो भारत की भूमियों पे कब्जा करना चाहती है। भूमि अधिग्रहण के जरिए हो, वो कृषि कानून के जरिए हो, वो वक्फ के जरिए हो। और ये भूमि किसको दे रहे हैं? भारत में जो आप देखेंगे, तो इसका हम एक उदाहरण देते हैं, हम सीधे आरोप लगाने की जगह हम चलते हैं कश्मीर। कश्मीर में 370 वो हटाते हैं और 370 हटाते हैं, हम ही नाचते हैं, सबसे ज्यादा हम ही नाचने वाले होते हैं हिंदू। तो 370 हटाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, उस चीज को देखना बड़ा जरूरी है, बहुत ही बारीकी से देखना है। फिर नरेंद्र मोदी का मॉडस ऑपरेंडी हमको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं। जब कश्मीर में हम जाते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने जो कहा, जो शंकराचार्य जी ने भी उठाया कि कश्मीर आज बीफ का हब बन चुका है। 370 हटाया, रणवीर पीनल कोड खत्म किया। अब अभी कई ट्रक पकड़े गए हैं जो पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, वो सारा बीफ जा रहा है कश्मीर में और वहां गाय आराम से काटी जा रही है क्योंकि अब वो कानूनी हो गया है और वहां से वो पीओके, पाकिस्तान सब सप्लाई हो रहा है। तो पहला तो डैमेज आपको ये किया वो कि भारत भूमि में गाय काटने का एक बड़ा एक लीगलाइज स्थल आपको बनाकर दे दिया उसने कि आप वहां काटिए, ट्रक के ट्रक जा रहे, ट्रक कई पकड़े गए हैं इस समय। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि ये जब वाजपेयी का समझौता था, वाजपेयी और मुशर्रफ समझौते में एक चीज आती है बहुत जो है, उस समय हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एक मांग कर रही थी कि कश्मीर में अरब का निवेश आना चाहिए। अब 370 रहते अरब का निवेश आ नहीं सकता, तो अरब का निवेश आना चाहिए, तो उसके लिए वहां 370 हटा के लीगल प्रोसेस को, यानी लैंड को राज्य का और आपको केंद्र का करना है, देन उसको जो है आगे वो बढ़ा सकते हैं। तो मैं कुछ निवेश जो कश्मीर में हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कश्मीर में सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट आया है वो दुबई का रियल एस्टेट जो है एमआर कंपनी है, एमआर है, और वो
पूरे कश्मीर में बड़ा शॉपिंग मॉल्स और सारा को विकसित करने के लिए उसको करीब उसको जो है 19 मार्च 2023 को एमआर मॉल ऑफ श्रीनगर की आधारशिला खुद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रखी थी और 250 करोड़ रुपए की लागत से का पहला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में जो कश्मीर में आया है वो आया है एमआर ग्रुप का। और अभी भारत में जो एफडीआई का अगर आप देखेंगे तो आप समझिए कि एफडीआई में 70% एफडीआई अरब कंट्रीज से आ रहे हैं। तो जिस तरह से आपको कांग्रेस के समय या अंग्रेजों ने जिस तरह से आपको उपनिवेश बनाया, कांग्रेस ने भी आपको उस साम्राज्यवादी ताकतों का उपनिवेश बनाया था। नरेंद्र मोदी का एक पैटर्न क्लियर है, वो आपको बिजनेसमैन का और अरब कंट्री का उपनिवेश बना के रखना चाहते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब वो कश्मीर में ये प्रयोग कर चुके हैं और कश्मीर का जो ये आंकड़ा दिखा रहा है वो दिखा रहा है आपको कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने एक नई औद्योगिक और भूमि आवंटन नीति लागू की 2022 में। नई नीति वही भूमि ग्रैब करने का जो नरेंद्र मोदी जी का वो गुजरात के समय से पैटर्न है। अगर आप उनको स्टडी करेंगे, हम लोगों ने उनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट के स्टडी किया है, पर वो आदमी लैंड ग्रैबर है अपने बिजनेसमैन पार्टनरों के लिए, अपने विदेश के पार्टनरों के लिए। अगर उस आधार पर अगर आप लोग बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको नरेंद्र मोदी जी का एक दूसरा चेहरा साफ साफ दिखेगा। तो इसमें करीब औद्योगिक जो 20 जिलों में ये 40,000 कनाल से अधिक भूमि जो है भूमि बैंक बनाया गया जम्मू कश्मीर में और राज्यपाल प्रशासन ने 80,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की बात कही है। और एमआर कंपनी ने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर 7,000 नौकरियां पैदा करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ सोचो कि वक्त में जब वो सरकार आई है, अब ये वक्त की प्रॉपर्टी में जब अरब का निवेश, पहले तो ऐसे कोई लाला जी है, उन्होंने भी अभी दून में अभी देहरादून में एक मामला सामने आया था कि मुसलमानों ने अपनी उस वक्फ प्रॉपर्टी पर एक 5 स्टार होटल बनवा दिया। तो पहले वो पैसे वो खाता था, वक्फ बोर्ड खाता था, अब सरकार आ गई उसमें पूरी तरह से शामिल हो गई पूरी जो है, और अब वो लैंड किसको दिलवाएगी? वो अपने पार्टनर्स को दिलवाएगी। अरब का कोई निवेश आएगा उसमें भारत का अडानी पैसा डालेगा, अंबानी पैसा डालेगा और पूरे समानांतर भारत में आपका एक अरब कॉलोनी विकसित होने जा रही है। वो अरब कॉलोनी नौकरी किसको देगी? वो किसको देगी नौकरी? सिंपल सी बात है, वो नौकरी ज्यादातर मुसलमानों को देगी। और ये मैसेज नरेंद्र मोदी जी पासमानदाओं को रेगुलर कह रहे हैं। इसलिए भारत में इस समय आपको बंगाल में दिख रहा है, लेकिन पासमानदाओं ने विरोध नहीं किया है। और अगर आपको समझना है मोदी की इस पॉलिसी को, तो आपको उर्दू अखबार पढ़ना पड़ेगा। उर्दू अखबार में डायरेक्ट मैसेज दिए जा रहे हैं पासमानदाओं को, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, पूरी तरह से तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और वो उनको मैसेज जा रहा है। पॉलिटिकल जो मुसलमान है वो दंगे पे उतरा हुआ है, और टीएमसी का है, इसका है, उसका। वो जो मुसलमान है जो गरीबी और उस वाला है, उसको मैसेज जा चुका है, वो नौकरी उसका पूरा सुरक्षित होने जा रहा है। और इस पूरे लैंड पे हिंदुओं का ना कोई मॉल बनना है, ना आपको वो बिजनेस मिलना है, और आपको ना नौकरी मिलना है। ये बात मैं सिर्फ इस अनुमान नहीं लगा रहा हूं। अगर आप इस संशोधन से पहले नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण देखें, अखबारों में छपा था कि मैं इस वक्फ प्रॉपर्टी से पैसे जो है पासमानदा मुसलमानों तक पहुंचाना चाहता हूं, उनका रोजगार बढ़ाना चाहता हूं, उनका जीवन सुधारना चाहता हूं। अभी वक्फ प्रॉपर्टी घाटे में है। इस आदमी को कहा कि इसकी चिंता क्यों हो गई है? तो उसकी पहली वजह यही है कि हम अरब के उपनिवेश बनने जा रहे हैं, इसकी तैयारी कर लीजिए। उस अरब के निवेश में, उपनिवेश में, जैसे कतर का एक पैसा आया, अभी एक आपने देखा होगा कि हिडनबर्ग ने एक खोला, एक्सपोज किया। उस एक्सपोज में देखा होगा कि अपना भारत का एक बिजनेसमैन का शेयर घटा। उस भारत के बिजनेसमैन का जब शेयर टूट रहा था, उसमें पैसे फिर से यूएई के एक सुल्तान के द्वारा डलवाया गया, जिसके कारण उसका शेयर फिर से प्राइस हाइक हो गया। वो जो अरब का सुल्तान, अरब का, और अरब स्प्रिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सारे अरब कंट्रियों में निवेश को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। उसमें चाइना सेफ नहीं है, क्योंकि वो एकाधिकारवादी देश है, उस तरह का देश है। भारत एक सेफ जोन है, और इसलिए वो अरब का सारा पैसा यहाँ लाने के लिए वो निवेश कहाँ होगा, उसके लिए वक्फ प्रॉपर्टी के संशोधन का पूरा ये खेल किया गया है। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी जी को अब समझ में आ रहा है कि हिंदू वोट चिटक रहा है। वो मशीन से जीत रहे हैं, वो चुनाव आयोग के जरिए जीत रहे हैं। मैं ऐसे जर्नलिस्ट बता रहा हूं आपको, चुनाव आयोग अगर शाम में 7-8 बजे तक चुनाव हुआ तो रात के 11 बजे तक पूरा डाटा आ जाता था। यहाँ 10-10 दिन तक डाटा नहीं आ रहा है। ये साफ दिख रहा है कि चुनाव के आंकड़ों में खेल हो रहा है। और जहां सबसे ज्यादा आंकड़ों में खेल हुआ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, वहां भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगियों की सरकार आई। उड़ीसा में आई और आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई।
तो आप देखेंगे कि उनका वोट वो जानते हैं, हम आप नहीं जानते, लेकिन उनका वोट दरक रहा है। मैं भाजपा के अंदर भी रहा हूं, चीजों को समझता हूं। उनका पूरा लक्ष्य है 15% मुस्लिम वोट, और इसलिए उन्होंने एक डिवीजन लाइन खींची है कि जो पसमानदा मुसलमान है, मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हमारी तरफ आए। इसलिए वो जो बार बार कहते हैं तीन त्रिपन तलाक, वो कहते हैं पसमानदा मुसलमान, ये क्यों कहते हैं? और आपको मैं बताऊं, एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, चूंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं, सोर्स होता है, पसमानदा मुसलमान को की ब्रांडिंग करने के लिए सरकार ने फंड किया है, अखबारों में लेख लिखवाने के लिए, यूट्यूबरों से अभियान चलाने के लिए, आपसे कहें मीडिया पर बहस कराने के लिए। ये पसमानदाओं के दिमाग में डाला गया कि आप पिछड़े हो, आप गरीब हो, आप पर कुछ लोग राज करते हैं, हम आपके हैं। जबकि भारत का सच्चाई यह है कि जितने भी दंगे हुए हैं, पसमानदा मुसलमानों ने पत्थर चलाए, गला काटे हैं। कन्हैयालाल का गला काटने वाला कोई अशरफ नहीं आया था, पसमानदा मुसलमान था। लेकिन ये नैरेशन बहुत अच्छे से पुश कर दिया गया है। तो ये जो 15% इनके मुस्लिम वोट का लक्ष्य है, ये भाजपा का अभी 7-8% पर वो जा रहे हैं। ये लक्ष्य अगर वो साधते हैं तो 35 से 36% संघी हिंदुओं का वोट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 34, 35, 36% संघी हिंदू आपको, अब किसी को बुरा लगे मुझे क्षमा करिएगा, पर बैल बुद्धि वोट देगी, वो 36% तक वहां जाएंगे। 36 और 15 जोड़ लीजिए, ये भाजपा के अंदर की आपको बता रहा हूं, 51%। कभी आप भाजपा को सत्ता से हटा ही नहीं सकते। वो 51% का पूरा लक्ष्य लेके चल रहे हैं। इसलिए पसमानदा मुसलमान आपको मुस्लिम महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक आदि जो कर रहे हैं, तो पहला उनका इस संशोधन से लक्ष्य चलता है उनके बिजनेसमैन का हित, बिजनेसमैन दोस्तों का हित, अरब का उपनिवेश, और तीसरा उनका जो वोट बैंक जो सिकुड़ रहा है हिंदू वोट बैंक, उसको पसमानदाओं की जगह आगे करना। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि ये बात सच भी है या हम ऐसे एक हाइपोथेसिस ले रहे हैं। तो गुजरात के नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री को, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर हम लेते हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा एक टारगेट होता था कि कभी वो उत्तर गुजरात पे फोकस करते थे वोट लाने के लिए, फिर वो दक्षिण गुजरात जाते थे, शिफ्ट करते थे। तो अगली बार चुनाव तक काम नहीं कराना है उनका, वो मुद्दे उनके खत्म, फिर वो पश्चिम गुजरात के, तो वो हमेशा वोटर्स बदलते रहे। आप ध्यान दीजिए, भारतीय जनता पार्टी पहले सवर्णों की पार्टी कही जाती थी, आपको ध्यान होगा कि सवर्णों में भी बनिया ब्राह्मण की पार्टी, मिडिल क्लास हिंदुओं की पार्टी, अब वो SC ST OBC की पार्टी हो रही है। फिर उसमें पसमानदा जुड़ रहा है, फिर उसमें ईसाई जुड़ेगा। तो वो वोट शिफ्ट करते हैं, काम नहीं करते, वो वोट को शिफ्ट करते हैं, अपने वोटर शिफ्ट करते हैं। उस वोटर शिफ्ट के जरिए जो है उन्होंने ये एक, आप देखिएगा कि हिंदू जब सिकुड़ रहा है तो उनको एक नए वोटर की तलाश है, और उस तलाश को वो पूरा करता है। पैसे की तलाश को इनके बिजनेसमैन पार्टनर पूरा करते हैं। और अरब, ऐसे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 8-8, 9-9 अवार्ड कोई अरब कंट्री आज तक नहीं दी है। मतलब नेहरू भी जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे, वो मिश्र आदि के साथ इतने बैठ के उसको भी अवार्ड नहीं दिया। ये 9-9 अवार्ड किस लिए दिए जा रहे हैं? अब आप लोग जैसे शक करते हो कि चलो जी रवीश कुमार को मिला रमन मैग्सेसे, अरविंद केजरीवाल को मिला रमन मैग्सेसे, वो देशद्रोही है। तो दुबई से और सऊदी अरब से अवार्ड लाने वाला देशभक्त कैसे हो सकता है? आप बताइए, एक तरफा तो चल नहीं सकता ना ये नरेशन। तो वो पूरा खेल अरब का निवेश उपनिवेश बनाने का है और अपने वोट को शिफ्ट करने का है। और तीसरी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हमने आपको राम जन्मभूमि हमारे मोदी जी ने दिलवाई, कहते हैं सुप्रीम, तो आप मानते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट मैनेज है मोदी जी द्वारा, अभी क्यों सुप्रीम कोर्ट उखड़ रहा है? जबकि संजीव खन्ना के CGI बनने से पहले उसका संघ का बैकग्राउंड ढूंढा जा रहा था, संघ बैकग्राउंड बताया जा रहा था। ये खेल होता है, वह जो हिंदू सिमट रहा है उसके सामने नरेंद्र मोदी का पीड़ित पक्ष दिखाने का कि मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट डैमेज कर रहा है। वो तो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, वो तुम्हारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। हमारा बच्चा का इसमें कुछ नहीं है वक्त में, पर वो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट। और अगर आप देखेंगे अभी भी दीदी के भी बयान में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट टारगेट हो गया, हम सबके बयान में सुप्रीम कोर्ट टारगेट होता है। नरेंद्र मोदी एज ए पीड़ित अपने आप को मार्केटिंग करते रहे। उनका पूरा इतिहास है कि वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए मुझे लोग गाली देता है। 100 गालियों का लिस्ट कौन याद रखता है? मीडिया को जारी किया गया कि मोदी जी को 100 गाली दी गई। तो ये जो है पीड़ित पक्ष का बताकर वह जो हिंदू सिकुड़ रहा है उससे छिटक रहा है, उसको भी कि मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं ये सवाल। और मैं बड़े बड़े विद्वानों का, जो बहुत अच्छे विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, संघ आदि को एक्सपोज करते हैं, वो भी मैं ऐसे कह रहे थे अभी, आप इनको हटाकर क्या करोगे? आप समझ रहे हो? तो वो जो पोर्शन है, फिर उनको उदाहरण दिया गया। अमित शाह ने अभी अभी कहा है यूपी में चुनाव हारने के बाद, आप अगर मुझे हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपके दिमाग में ये नैरेशन सेट किया जा रहा है। इस पूरे वक्फ का जो निचोड़ है वो 3 पॉइंट में मैं अपनी बात खत्म करता हूं। पहला है आपको अरब का उपनिवेश बनाना, दूसरा है उनके अपने बिजनेसमैन पार्टनरों को लैंड दिलवाना, जिसका वो तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं, तीसरा है उनका अपना पसमानदा और मुस्लिम महिलाओं के वोट का एक्सटेंशन करना, और चौथा है पीड़ित नरेंद्र मोदी पीड़ित हैं हिंदू, उनको वोट दो, सुप्रीम कोर्ट उसको तंग कर रहा है।
धन्यवाद।